दोस्तों स्वागत है मेरे YouTube चैनल हिंद की झलक में एक नई जगह की नई कहानी के साथ आपके सामने आए हैं। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। स्टोरी शीर्षक यादों की परतें। यादें ऐसी होती हैं जो कभी न कभी आ ही जाती हैं। चाहे जितनी कोशिश की जाए, लेकिन यादों को मिटाना आसान नहीं होता। गुजरा हुआ हर पल यादों में सांसों की तरह बसा रहता है। आज पूरे 8 साल बाद सुरभि को मयंक की याद आ ही रही थी। समझ नहीं आ रहा था क्यों। सुरभि रात का खाना खाने के बाद साहित्य में रचनाएं लिखती थी। उपन्यास, कहानी, नाटक, रेखाचित्र इत्यादि। शायद की हालत ने लिखने पर मजबूर कर दिया। वह रोज अपना सारा काम क्रम से करती थी। मयंक की याद बहुत आ रही थी, तो वह सोचने लगी कि पता नहीं कैसा है, खाना अंडस को खाया या नहीं, सेहत कैसी होगी। बात यह है कि हम जिसे अधिक या सच्चा प्रेम करते हैं, उस व्यक्ति के प्रति कभी भी गुस्सा या अपशब्द इस्तेमाल नहीं होते, क्योंकि इतना विश्वास ही होता है। उस व्यक्ति की सारी अच्छाई ही अच्छाई नजर आती हैं। ये एक सच्चे प्रेम की निशानी होती हैं। वैसे मयंक ने हरकत तो बहुत गंदी थी। अपनी जुबान से सुरभि उसको कभी भी बुरा भला नहीं बोलती थी। आज रात को ठीक से नींद भी नहीं आई थी। 4 बजे सुबह ही आंख खुली, किंतु रात 2 बजे सोई थी। फिर भी नींद नहीं आई। दोबारा सोने की कोशिश की, परंतु नींद नहीं आई। जागते हुए वह फिर बीते ख्यालों में पहुंच गई थी। गुजरा हुआ एक अंडस को एक पल याद करके मुस्कुरा देती, मानो कि पूरे संसार की खुशियां मिल गई हो। सोचते अंडस को सोचते कब 8 बज गया पता नहीं चला। झट से उठी, स्नेहा के लिए नाश्ता बनाया, स्नेहा को तैयार किया स्कूल के लिए। फिर एक पल के लिए सोचने लगी, काश आज मेरे साथ मयंक भी होते, तो वह स्नेहा को तैयार करने में मदद करते। मैं रसोई संभाल लेती, कितना अच्छा होता। स्नेहा को स्कूल छोड़ने के बाद सुरभि नाश्ता करती थी, रोज का नियम था। आज भी स्नेहा को स्कूल छोड़कर आई और चाय का कप हाथ में लेते हुए यादों के पिटारे की तरफ चल पड़ी। उसने अपने बेडरूम के पड़ोस में एक खाली कोठरी छोड़ रखी थी, उसमें कोई नहीं जाता था सिवाय सुरभि के। उस कोठरी में चारों तरफ दीवारों में मयंक की तस्वीरें लगी थी। मयंक की कुछ यादों वाली चीजें संभाल के रखी थी, मानो वह लेने के लिए एक दिन जरूर आएगा। उस कोठरी के सभी सामानों को छुआ, मुस्कुराए जैसे कि मयंक को छू रही हो। उस कोठरी में जाने के बाद सारा दुख दर्द भूल जाती थी। जब वह बहुत उलझन में होती तो यहीं आकर अपना सुकून खोजती थी। मयंक की काफी यादें इस कोठरी में थी। ट्रेन की टिकट, कुछ किताबें जो विश्वविद्यालय में एक साथ दोनों ने पढ़ी थी, और एक बैग मयंक का था। आज मयंक के लिए मन इतना व्याकुल क्यों। कभी अंडस को कभी स्नेहा उस कोठरी में जाने को बोलती तो सुरभि कहती, बेटा यहाँ पर एक बड़ी सी बिल्ली मौसी है, ना जाना जब बड़ी होना तो जाना, तब बिल्ली मौसी दोस्ती कर लेगी। वैसे यह ईंट से बनी एक कोठरी अवश्य थी, किंतु सुरभि के जीवन का एक अंग था। चाय पीने के बाद उस कोठरी को बंद किया और कॉलेज चली गई। सुरभि ने हिंदी से PhD कर रखी थी और एक प्रोफेसर थी। आपने कॉलेज से आते समय डॉक्टर सुरभि अपनी नन्ही सी परी को साथ लाती और साथ में खाना खाती। फिर एक दूसरे से पूछती, दिन कैसा रहा मम्मा। कभी तो डॉक्टर सुरभि पूछ लेती, मेरा सोना, चांदी, हीरा, मोती दिन कैसा गया। स्नेहा चिढ़ के बोलती, बस मम्मा, मेरा नाम स्नेहा है। वैसे ये नाम किसने रखा था, आपने या डेडा ने। मेरा नाम बहुत अच्छा है, मेरी सारी दोस्त बोलती हैं। मयंक को वह डेडा बोलती थी। अपने पापा को डेडा बोलूंगी कैसा है मम्मा, सुरभि ने इजाजत दे दी थी। सुरभि ने स्नेहा को हर खुशी दी थी। माँ अंडस को बाप दोनों बनकर पाला था। सुरभि जब से 3 बरस की हुई तो वह एक गेम खेलती थी अपनी माँ के साथ। जब वह पूछती, मम्मा अंडस को डेडा क्यों नहीं आते घर। सुरभि, आते हैं, रात को, दिन में वह व्यस्त रहते हैं। आपके डेडा शहर के बहुत बड़े डॉक्टर हैं, तो दिन में रोगियों की मदद करते, सबको दवा देते हैं, तो रात को आते हैं। स्नेहा उस दिन से रोज रात में एक चिट्ठी लिखती, अपनी तकिया के नीचे रखकर सो जाया करती थी। उसमें अपनी सारी फरमाइश लिखती थी। उसकी दोस्त जब स्कूल में बताती, मेरे पापा ये लाए, वह वही सामान लिखती चिट्ठी में। कभी कुछ खाने का, कभी पहनने के लिए फ्रॉक या चुन्नी, सिर में लगाने के लिए अलग अलग फरमाइश होती थी। किसी दिन तो घूमने फरमाइश, पार्क का नाम भी लिखा होता। सुरभि सुबह उठकर वह सबसे पहले चिट्ठियों की फरमाइश पूरी करती थी। जो लिखा होता वह सारा सामान उसके उठने से पहले लाकर रख देती थी।
सारी फरमाइश पूरी हो जाती तो स्नेहा को भी विश्वास सा हो गया कि डेडा आते हैं। आज की चिट्ठी सुरभि ने नहीं पढ़ी थी। मयंक की इतनी याद आ रही थी, देखना भूल गई थी। खाना खाया चुपके से स्नेहा को टीवी का रिमोट लिया और उसके बिस्तर पास गई। चिट्ठी को खोला तो आज ब्लू वर्ल्ड थीम पार्क कानपुर इसकी फरमाइश थी। बेटी की आग्रह माँ के दिल तक पहुँच जाती है। सुरभि ने अपनी सारी सखियों को फोन पर बताया कि आज स्नेहा ने ब्लू वर्ल्ड थीम पार्क कानपुर वाली पार्क की फरमाइश की है। चलो कल रविवार भी है, सब चलते हैं, थोड़ा सबका मनोरंजन हो जाएगा। अगले दिन सब लोगों ने एक बस की ओर चल दिए। सबके चेहरे पर मुस्कान थी। सारे दुख भूल के बच्चों को खुश देखकर सुरभि भी खुश हो जाती थी। पार्क पहुंचकर सबका खुश थे, बच्चे बड़े सब खुश थे। अचानक से एक 6 साल के बच्चे की गेंद आकर सुरभि के पैर से टकराई। मुड़कर देखा तो मुस्कुराता हुआ चांद सा एक छोटा सा बच्चा। उसकी मुस्कान एकदम मयंक जैसी थी, चाल ढाल भी उसी की तरह। बच्चा बोला, क्षमा करें आंटी, अब नहीं तेज फेंकूंगा। सुरभि बोली, कोई बात नहीं, तुम भी मेरे बेटे जैसे हो। चलो अच्छा अपना नाम बताओ। लड़का, राज। कहाँ से आए हो घूमने? चंडीगढ़। पापा का क्या नाम? मयंक। मम्मी सुष्मिता। इतने में सामने 8 साल बाद मयंक खुद खड़ा था, राज को आवाज देते हुए। कहाँ हो बेटा? सुरभि ने अपने सामने देखा तो मयंक एकदम सामने खड़ा था। राज के उत्तर सुनते ही सुरभि पत्थर सी हो गई थी। काटो तो खून नहीं। इतने में स्नेहा ने आवाज लगाई, मम्मा मेरा पैर फंस गया झूले में। झट से वह दौड़ के गई। मन ही मन बड़बड़ाई, शादी करनी थी तो किसी और से कर लेते। वह सुष्मिता मेरी दुश्मन को ही सौतन बना दिया। एक झलक में सब कुछ लुट गया, वह प्रेम, वह विश्वास, वह इंतजार। वापस लौटी तो हताश जैसी निढाल एक कमजोर स्त्री अपने बंधन के उस दौर को याद करने लगी। मयंक से कब मिली, कैसी बिछड़ी, हर पल याद करने लगी। बात उन दिनों की है जब सुरभि और मयंक ने जब इलाहाबाद विश्वविद्यालय में मैट्रिक पास करने के बाद दाखिला लिया। एक साथ पढ़ते थे। वैसे इनकी दोस्ती मैट्रिक कक्षा से थी। जैसे कक्षा बढ़ती गई वैसे वैसे दोस्ती भी गहरी हो गई। सिर्फ दोस्ती थी, प्रेम था तो, लेकिन वह शिद्दत वाला नहीं। लेकिन दोस्ती संबंधों में बदलने लगी। पढ़ाई में दोनों अच्छे थे। कक्षा में प्रथम श्रेणी ही दोनों प्राप्त करते थे। विश्वविद्यालय से शिक्षा हासिल करने के बाद अपने अंडस को अपने घर जाने लगे। बाहर दोनों एक दूसरे को देखते रहे, मानो कि दो प्रेमी हमेशा के लिए बिछड़ रहे हो। कुछ दूर जाने के बाद मयंक वापस आया और सुरभि से बोला, मैं तुमसे अलग जी नहीं पाऊंगा, तुम्हारी निशानी साथ ले जाऊंगा, बहुत चाहता हूँ तुमको। हाथ पकड़ा और सामने एक मंदिर था, उस मंदिर पर ले गया। माता रानी साक्षी मानकर फेरे लिए मांग में सिंदूर डाल दिया। सुरभि कुछ भी नहीं बोली, सिर्फ मुस्कुराई, शायद मन ही मन चाहती होगी। अब बारी आए घर जाने की तो हरिया डाक वाला बाबू, जो हमेशा सुरभि की चिट्ठी देता था, आज फिर एक चिट्ठी लेकर आया। उसमें लिखा था कि अचानक से फूफा जी का देहांत होने के कारण घर से तुमको लेने के लिए कोई नहीं आ सका। 2 दिन छात्रावास में रुक जाओ। ये पढ़ के मयंक और हीरो बना बोला कि सुरभि तुम परेशान ना हो, चलो मैं तुमको तुम्हारे घर तक छोड़ दूंगा, साथ में हूँ तो काहे का डर। रही बात मेरी, मैं बाद में घर चला जाऊंगा। दोनों ने अपनी यात्रा शुरू की। शायद की जिंदगी की वह यात्रा थी जो समाप्त ही न हो। रात का समय था, ट्रेन में भीड़ बहुत थी, अंधेरा बहुत था, अंधेरी रात थी। मयंक छत से ऊपर वाली सीट पर चढ़ा और सुरभि को भी चढ़ा लिया। सुरभि थकी थी, सो गई। मयंक ने क्या सोचा कुछ समझ नहीं आया। सुरभि को कस के पकड़ लिया और सुरभि मना कर ही रही थी। ट्रेन की रफ्तार तेज थी, आवाज भी कुछ सुनाई नहीं दे रही थी। पटरी को आवाजें आ रही थी। सारी बंदिश, सारी दीवारें टूट गई। उजाला होने लगा, सब कुछ खत्म हुआ या शुरू, कुछ समझ नहीं आया। सुरभि के हाथ पैर कांप रहे थे। सोचने लगी, लड़कों के पास इतना दिमाग आता कहाँ से है। गाड़ी स्टेशन पहुँचने वाली थी। सुरभि भी अपनी मंजिल पहुँच गई। घर पर सब देहांत की वजह से सब लोग शोक में थे। कुछ अधिक पूछ अंडस को गच नहीं हुई। बताया कि रेलगाड़ी से आए हूँ। एक मैम भी साथ थी। उन दिनों मैम का नाम लेकर छात्राएं बच जाया करती थीं। धीर अंडस को धीरे 1 महीना गुजर गया। घर पर हिम्मत नहीं हुई किसी को बताने का ये हादसा। एक दिन अचानक सुरभि बीमार हुई। पड़ोस के एक चिकित्सालय गई।
तो एक बूढ़ी महिला ने पूछा कि तुम्हारा तो पाँव भारी है, तुम किसकी पतोह हो। सुरभि उल्टे पैर घर आई, मयंक का नंबर लगाना शुरू किया। पिछले 1 महीने से वह 30 कॉल कर चुकी थी, ना फोन उठता ना कोई रिप्लाई भी नहीं किया। दूसरे फोन से लगाया तो मयंक ने फोन उठाया और बोला कौन। सुरभि में सुरभि अटकते हुए। मयंक एक अक्षर सुनते ही मयंक का मुंह खुला, एक लंबा सा नेता वाला संस्कारी भाषण। तुम लड़कियां होती ही ऐसी हो, पहले हम जैसे भोले अंडस्को भालो लड़कों से दोस्ती करना। तुम जैसी लड़की अपने हुस्न में फसाना खूब अच्छी तरह जानती हो, फिर बोलो कि तुम्हारी बिना मर जाएंगे हम क्या करें। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, ठीक है। अब दोबारा फोन आया तो सिम बदल दूंगा। मैंने जिंदगी भर रखने का कोई वादा नहीं किया था। ठीक है, सुनो, मेरी शादी होने वाली है, मैं अपने माँ बाबू जी का गुरूर हूँ, मैं उसे तोड़ना नहीं चाहता। हाल भी नहीं पूछा सुरभि से, रोते रोते सो गई थी। जब सुबह हुई तो ये सुबह उसकी जिंदगी की अलग एक नई सुबह थी। वह सोचने लगी कि मैं इस बच्चे को जन्म दूंगी। ये माता रानी का आशीर्वाद और स्नेह है, माता रानी का वरदान है जिसे मैं खोऊंगी नहीं। उस दिन माता रानी की झांकी भी निकली थी। अब उसने फिर से इलाहाबाद जाने को सोचा। अपनी रंजना मैम को फोन किया, बोली मैम मैं सुरभि। मैम बोली, इतना घबरा क्यों रही हो बेटा। मैम आप मुझे मेरे घर से बुलाए किसी भी तरह प्लीज। बोलिए कि मेरी कोई जॉब लग गई है। रंजना मैम सुरभि को बहुत मानती थी, एक ही बार कहने पर उसे बुलाने के लिए कॉल किया। ठीक उसी प्रकार किया जैसे सुरभि ने बताया था। रंजना मैम का फोन आने के बाद घर से अनुमति मिलते ही 3 दिन बाद सुरभि रंजना मैम के सामने खड़ी थी। उसने मैम को पूरी बात बताई। मैम ने इसे यही बताया, चलो मैं तुमको ले चलती हूँ अस्पताल, अभी तुम्हारी कोई उम्र नहीं। एक बार वह गलती थी, अब ऐसा न करना, विवाह करना बहुत बड़ी जिंदगी होती है। फिर बोली कि या चलो मयंक के ऊपर केस कर दिया जाए। सुरभि बोली, दोनों गलत, न मैं अस्पताल जाऊंगी ना ही मैं केस करूंगी। मैम मैंने सोच लिया है, वह बहुत ही जमींदार लोग हैं, चंडीगढ़ में अपना व्यवसाय है, तो उसके माता अंडस्को पिता केस जीत जाएंगे, मुझे सिर्फ बेइज्जती ही महसूस होगी। रंजना मैम, सुरभि क्या चाहती हो तुम। मैम मैं इस वरदान को जन्म देना चाहती हूँ बस। रंजना मैम बोली कि तुम जैसी 1000 लड़कियां बस इस समाज में झुक जाती हैं, बाकी तुम्हारी मर्जी। तब से आज तक रंजना मैम हर दुख मुसीबत पर साथ देती थी। आज सुरभि हताश सी निढाल बैठी ये सोच रही थी कि काश मैं 1 नहीं 2 थप्पड़ मार देती मयंक को, उस समय तो कुछ तो सुकून मिलता, आज मेरे दुख में कुछ तो सुकून होता। समाप्त। धन्यवाद। पूरी स्टोरी सुनने के लिए आप सभी का दिल से आभार।